स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ है कांग्रेस एवं ओबीसी विभाग के सक्रिय कार्यकर्ता स्टेट कोऑर्डिनेटर सागर भावे। आइए जानते हैं उनसे लोकसभा चुनावों के बारे में। आप बताइए सर, राजस्थान में लोकसभा चुनाव है और राजस्थान की राजनीति बीजेपी और कांग्रेस के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, राजस्थान की राजनीति में आप ये ज़रूर देखेंगे कि शुरू से आज तक एक परिवर्तन की राजनीति आपने देखी होगी। और इस बार की राजनीति में थोड़ा सा आप अलग देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि इस बार जो माहौल बनता नज़र आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं अंडर करंट का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें आने वाले समय में जो अभी चुनाव है इसमें आपको देखने को मिलेगा, मतलब आप जो हवाबाजी की तरीके से जो कि बीजेपी द्वारा करा जा रहा है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक मीडिया मैनेजमेंट कह लीजिए या प्रोपेगेंडा ले लीजिए, उस हिसाब से ये सारी चीज़ें एक ऊपर लेवल पे आपको दिख रही है, बट जनता का अंडरकरंट कुछ और ही कहेगा इसमें। और आने वाले समय में इसमें आपको निश्चित रूप से परिवर्तन दिखाई देगा जो कि केंद्र सरकार में आने वाले हैं। सर, कांग्रेस पार्टी से बीजेपी की तरफ जाने वालों का सिलसिला जारी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी से ही नहीं, आप अगर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि वही बीजेपी से भी काफ़ी लोग आए हैं जो कि प्रेजेंट में चाहे से विधायक हों या फिर विभिन्न संगठन में विभिन्न पदों पे रहे हों, वरिष्ठ नेता हों, तो आने जाने का सिलसिला एक चुनावी समय में लगा रहता है। और देखिए, कांग्रेस की विचारधारा जो है वो एक गांधीवादी नेहरू की विचारधारा है जो कि एक नए भारत के निर्माण की, आज़ादी के समय से एक संघर्ष करती आई संगठन, जिन्होंने जनता के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को लाभ दिलाने के लिए अनेकों योजनाएं मान लीजिए, अनेकों ऐसे कार्य करे जिनों से एक रिवॉल्यूशन लेके आई पार्टी। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भी कांग्रेस वापस से उभर के आएगी और नई लीडरशिप भी। अब कांग्रेस, जैसे कि आप राहुल गांधी जी को सुनते हैं, देखते हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी उन्होंने मुख्य रूप से अपनी 5 बातें रखी, जिसमें युवाओं के लिए न्याय, महिलाओं के लिए न्याय, किसानों के लिए न्याय की बात हम करते हैं, भागीदारी की बात हम करते हैं, मजदूर न्याय की हम बात करते हैं। तो विभिन्न इनमें सब में जो जिसकी जितनी भागीदारी है उस हिसाब से उसको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। सर, हमारा अगला सवाल ये है कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव की कितनी सीटें मिल सकती है कांग्रेस को? देखिए, प्रेजेंटली अगर अपन बात करें तो जो प्रभावित होने वाली सीटें हैं जहाँ पे कांग्रेस एक अच्छी भूमिका में और एक जीत की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि 10 से 12 सीटें ऐसी फिलहाल स्थिति में है कि जो कि कांग्रेस के खेमे में आ सकती है। सर, जयपुर शहर और ग्रामीण सीटों के लिए आपका क्या आंकलन है? जयपुर शहर में देखिए 8 विधानसभाएं हैं। 8 विधानसभाओं में आज हम बात करते हैं तो जैसे कि मैं खुद एक ओबीसी का कार्यकर्ता हूँ और ओबीसी वर्ग के लिए उनके जनता से जुड़े हुए ज़मीनी मुद्दे और जो भी मूल ओबीसी की जो मांगे होती हैं उनको हम हमेशा उठाते रहते हैं। और एक राजस्थान में ओबीसी की अगर अपन देखें तो ओबीसी एक अहम भूमिका निभाती है। तो इस बार अगर ओबीसी और एससी एसटी साथ मिलके और एक परिवर्तन जो लेके आने वाली है, तो उसमें निश्चित रूप से यह बड़ा एक आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा स्टेप रहेगा। कई कार्यकर्ताओं में नाराजगी है जिन्होंने पार्टी में रहकर सक्रिय सिपाही के तौर पर संगठन में काम किया, लेकिन पार्टी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। देखिए, ऐसा नहीं कह सकते। पार्टी ने हमेशा जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता के लिए प्राथमिकता दी है। जैसा कि मैंने आपको भी पहले भी बताया कि कांग्रेस की विचारधारा हमेशा एक गांधीवादी विचारधारा, और गांधी जी ने जिस तरीके का भारत का निर्माण और जिस तरीके का एक विज़न रखा था, तो उसमें निश्चित रूप से देखिए जो कार्य करता है ना, वो उसको कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, देर सवेर उसका मुकाम और पार्टी की तरफ से उसको उपलब्धियाँ मिलती हैं ज़रूर। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने देखा होगा पिछले विधानसभा चुनाव में भी जिस तरह से जयपुर विधानसभा में ही एक बिल्कुल ज़मीनी कार्यकर्ता और एक दिग्गज मतलब जो कि वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे और वरिष्ठ नेता भी हैं, तो उन्हें पार्टी ने जिलाध्यक्ष भी बनाया और उन्हें टिकट भी दिया जयपुर शहर की विधानसभा सीट से। तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने हमेशा कार्यकर्ताओं की तरफ ध्यान दिया और कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं पहचान दिलाने का काम किया। सैनी समाज को लोकसभा चुनाव कुछ महत्व में नहीं दिया, आप क्या कहेंगे? सैनी समाज को कांग्रेस ने कई बार एमपी दिया, कई बार
प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जिला अध्यक्ष भी कई जिलों में सैनी समाज को कांग्रेस ने बनाया है। विभिन्न जब हमारी सरकार रहती है तब विभिन्न पदों पे सैनी समाज के मतलब पदाधिकारी और सैनी समाज के विभिन्न पदों पे हमारे व्यक्ति रहते हैं। और मुख्यमंत्री कांग्रेस ने 3 बार लगातार कांग्रेस ने बनाया हमारे शीर्ष नेतृत्व की वजह से। तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने हमेशा सैनी समाज की या फिर ओबीसी की जो भी मूल जातियां हैं तो उन पे हमेशा ध्यान रखा है और उनका हमेशा उनको भागीदारी दी है। और आगे भी हम यही लड़ाई लड़ भी रहे हैं और आने वाले समय में इसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं। जातिगत जनगणना यदि आज होती है, जिस तरह से बिहार मॉडल आपने देखा होगा जातिगत जनगणना पे, तो उसमें ये सामने आया कि विभिन्न जो जातियां हैं, चाहे वो जनरल में हो, एससी में हो, ओबीसी में हो, एसटी में हो, तो उसमें जातियों का आकलन एक आपको मिल जाता है। तो उस बेसिस पे आप आने वाले समय में किसको कितनी भागीदारी मिलनी चाहिए तो उस हिसाब से आप सुनिश्चित कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से सभी जातियों को, और हमने तो हमारे मैनिफेस्टो में भी विधानसभा चुनाव में रखा था इस चीज़ को कि अगर कांग्रेस की सरकार और गहलोत सरकार वापस बनती है तो गहलोत साहब जातिगत जनगणना कराएंगे राजस्थान में भी। और हमने जो ओबीसी को 21% आरक्षण का प्रावधान था उसको बढ़ा के हमने 27% की भी घोषणा करी थी, पर दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि इस बार सरकार रिपीट नहीं हो पाई, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें अभी रह गई। और बीजेपी मुझे लगता नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ ओबीसी, एससी, एसटी को एक वोट बैंक की तरह यूज़ करती है। बीजेपी ने आज तक मैंने खुद ने इस चीज़ को देखा नहीं या फिर महसूस नहीं कर पा रहा हूँ कि बीजेपी ने कभी कुछ सैनी समाज या ओबीसी वर्ग को कुछ दिया हो। और आप अभी देख ही रहे हैं जिस तरह से देश में जो हालात चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव है, पूरे देश में चुनाव होने वाले हैं, और आज हम देखते हैं कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री को आप हिरासत में ले लेते हैं बिना ऑन द बेसिस ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस। और उसके अलावा आपने आज जो इलेक्ट्रल बॉन्ड आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से, एसबीआई के माध्यम से आपने जो एक गुंडा राज आपने कर रखा है, वसूली पार्टी आप एक चला रहे हैं जिसमें आप इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से वसूली करते हैं कंपनियों से और इनसे, और चंदा अपनी पार्टी में ले रहे हैं। तो जनता इस बार सब समझ रही है, जनता देख रही है। इलेक्ट्रल बॉन्ड एक ऐसा मुद्दा है जिसमें आपने देश के हर व्यक्ति की जेब से पैसा निकाला है और देश को ऐसी स्थिति पे लाके खड़ा कर दिया है। मतलब आने वाले भविष्य में जो जनरेशन आएगी, मैं ये मानता हूँ कि वो आपको कभी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करने वाली। आपने दूसरे देशों में भी देखा होगा इस तरीके की जो तानाशाही रूपी सरकारें जो होती हैं, वो इस तरीके की जो ये चीज़ों को लेके आती हैं, तो उनको इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो आने वाले समय में हम आपको अब जनता जाग चुकी है और जनता जागरूक हो रही है। जिस तरह से ये पिछले 10 साल से जनता को गुमराह कर रहे हैं, चाहे वो धर्म के नाम पे ले लीजिए, चाहे वो जातिवाद के नाम पे ले लीजिए, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम और अन्य युवाओं को बांटने का काम कर रहे हैं, महिलाओं को बांटने का काम कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा इन सब चीज़ों को अगर आप आकलन करेंगे। और आम जनता आप सब समझ चुकी है और इस पर निश्चित रूप से हमें परिवर्तन मिलने का। सर, एमटीवी राजस्थान न्यूज़ परिवार को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके एमटीवी राजस्थान न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि आप आने वाले समय में इस चीज़ को, अपने न्यूज़ चैनल को एक दर्पण के रूप में और एक आम जनता के जुड़े हुए मुद्दे जो कि रहते हैं, जैसे कि आज महंगाई आप देख लीजिए, बेरोजगारी है, आज शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की जो जिस तरह से हमें आज देश को आवश्यकता है, आप इनको उजागर करते रहेंगे। और मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। तो ये थे कांग्रेस पार्टी और ओबीसी विभाग के सक्रिय कार्यकर्ता सागर भावर जी। सर, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज। एमटीवी राजस्थान न्यूज पर देश प्रदेश की सभी खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जानें लेटेस्ट अपडेट्स बस एक क्लिक पर।